to start next lecture. ओके स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ना है दैट वन इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है। ये स्लाइड से बेटा आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो बनी नहीं मैंने ली है। मटेरियल जो है मैं आपको पीडीएफ पे जो है वो शेयर कर दूंगी। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल का वर्ड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। मार्जिनल का वर्ड होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा भी आप कह सकते हो और लास्ट भी कह सकते हो। एक्स्ट्रा से मतलब कि लेट्स सपोज अगर आप लोग कोई चीज़ यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, और आपकी डिमांड जो है, आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो गई, तो उसके बाद भी आप जो है वो चीज़ लेते हो। जैसे ना एक्स्ट्रा, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है, स्पेयर में जो चीज़ आपके पास मौजूद होती है, या उसको आप लास्ट भी कह सकते हो, जो लास्ट यूनिट आपके पास एक्स्ट्रा होता है उसको आप मार्जिनल कहते हो। प्रोडक्टिविटी सिंपल आपके पास पैदावार है, ठीक। एंड थ्योरी आपको पता है क्या होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम को कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल बन जाता है हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इस लॉ में वो पढ़ना है, ये आपके पास पूरा प्रॉपर लॉ है। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। आज है हमारे पास लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। The neoclassical theory of distribution is based on functional distribution of income. फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से मुराद है एक प्रोड्यूसर के पास, आपके पास जो इनकम आ रही है, पहले इसको जनरल वर्ड्स में देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट इसको प्योर इकोनॉमिक्स के वर्ड्स में देखेंगे। जनरल वर्ड्स में बेटा हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे कोट करेंगे। सिंपली मेरे पास अगर 1 लाख जो है मंथली इनकम आ रही है, ठीक है, मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग की होती है कि मुझे इसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कहाँ कहाँ होगी, आपके एजुकेशन पे, आपके हाउस एक्सपेंसेस पे, आपके हाउस होल्ड गुड्स पे, ठीक है। बेसिक जो गुड्स आपके पास होंगे आप उनके ऊपर उसको यूटिलाइज करोगे। इसी तरह बेटा ये न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है, ये जो कि मार्शल के टाइम में ये थ्योरी दी गई थी, क्योंकि मार्शल जो थे हमारे पास न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इसमें उनका कहना था कि हम लोगों ने अपनी इनकम को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें कैसे पता लगेगा कि हम अपनी इनकम को कहाँ यूज़ करें जहाँ से हमें मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट गेन हो सके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शोज हाउ टोटल आउटपुट इन द मार्केट इज डिवाइडेड अमॉन्ग्स ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है हमारे पास, टोटल आउटपुट जो मार्केट का तैयार होता है उसको कैसे डिवाइड किया जाता है ऑनर्स के दरमियान में। ऑनर्स कौन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे भी हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, उस चीज़ को बनाने के लिए आप इन चारों चीज़ों को यूज़ करते हो। आपकी ज़मीन भी यूज़ हो रही होती है, आपके लेबर भी वहाँ लगा होता है, पैसे भी लगे होते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि जो उसके ऊपर टोटल रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है, आप वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ भी बना रहे हो ना, उस चीज़ को बनाने के बाद आपने उसकी जो प्रॉफिट है वो कैसे इन सारे चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करनी है। तो डिवाइड आप कैसे करोगे, वर्कर आपके पास, वर्कर्स ऑन लेबर, ठीक है। आप वर्कर्स को उनके सैलरीज दे दोगे। हम लोगों ने उनके रिवार्ड्स भी देखे थे। कैपिटल पे आप लोग जो है वो इंटरेस्ट पे होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना प्रॉफिट ले लेती है, और जो रेंटर्स होते हैं उनको लैंड का रेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें पता है कि हम लोगों ने इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। लेबर को वेजेस भी देनी है, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट भी देनी है। लेकिन इस थ्योरी में हम देखेंगे कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी चीज़ किसको हमने जो है वो हैंड ओवर करनी है। टोटल प्रोडक्ट और आउटपुट। टोटल प्रोडक्ट और आउटपुट मतलब जो आपके पास फर्म प्रोड्यूस कर रही है हैज़ टू बी कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल फैक्टर्स। तो हमें उसको चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ऑल फैक्टर्स में डिवाइड करना। तो ऑल फैक्टर्स यानी चार टोटल फैक्टर्स हैं। ये नहीं कि हम लैंड का रेंट पे दें, लेबर को पे ना करें या ऑर्गेनाइजेशन को ना दें। तो चारों को हमें जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। नो रेसिड्यूज आफ्टर ऑल फैक्टर्स आर पेड। हम लोग अपने लिए स्पेयर पैसे तब तक नहीं रख सकते जब तक हम लोग बाकी सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो पे नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो,
तो आप अपना प्रॉफिट सबसे एंड पे रखोगे, उससे पहले आपको क्या है, अपने लैंड का जो है वो रेंट भी पे करना पड़ेगा। आप आपको अपने लैंड का जो है वो रेंट भी पे करना पड़ेगा, आप लेबर को वेजेस भी देनी पड़ेंगी। उसके बाद एंड पे जो बचेगा वो आपका अपना होगा। सो व्हाट शुड बी द बेसिस टू अचीव सच फैक्टर्स पेमेंट। तो हमें क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम लोग फैक्टर्स की पेमेंट्स को जो है वो अफेक्टिवली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अजप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कल भी बताया था कि अजप्शंस हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जिसको हम अज्यूम करते हैं। लॉज जस्ट लाइक हर लॉ में हमारे पास कुछ अजप्शंस होती हैं बेटा, जो अगर हम लोग अजप्शंस को अज्यूम नहीं करेंगे तो लॉ जो होगा वैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा हमारे पास। ड्राइव डिमांड फॉर फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टर्स की डिमांड फाइंड आउट करनी है। हम जिस लाइक अगर लेबर है तो वो हमसे इस काम के कितने पैसे लेगा। अगर हम कोई ज़मीन है किराए पे ले रहे हैं तो वो ज़मीन कितनी हमसे, कितना हमें इसको रेंट पे करना पड़ेगा। तो पहली ऑप्शन ये है, यू हैव टू ड्राइव डिमांड फॉर फैक्टर्स, ठीक है। कि हमें उनकी डिमांड जो है ड्राइव करके हमें पता होना चाहिए कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें कितना पे करना है। फैक्टर डी बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस, ठीक है। डी आपके पास ड्राइव डिमांड यहाँ को शो कर रहा है। फैक्टर्स आपके पास बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि आप लोगों ने क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अगर हमने लेट्स सपोज कहते हैं कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए हमें पता होगा कि जी हमें कौन कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत है। फैक्टर्स हमें चारों चाहिए, लेकिन उसमें हम बेसिकली क्वांटिटी को देख रहे होते हैं कि फैक्ट्री के लिए हमें कितनी ज़मीन चाहिए, कितने हमारे पास लेबर होने चाहिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का यहाँ पे जस्ट नाम से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी, बाकी डिटेल्स में ये भी करना है हमने। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारे पास ये है कि आपके पास चेंजिंग आती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं कि आज आप एक लेबर को 1000 रुपये काम का दे रहे हो तो कल भी आप उसको 1000 दोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होती रहती है। तो वो जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनमें फ्लक्चुएशन होती रहती हैं। परफेक्ट कंपटीशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों ने पूरी एक मार्केट पढ़ी थी, जिस मार्केट में हमारे पास नंबर ऑफ़ सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ बायर्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्ट मार्केट में भी और फैक्टर मार्केट में भी। फैक्टर मार्केट कौन सी है, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ये चार जो है फैक्टर मार्केट है। और प्रोडक्ट मार्केट जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन की जा रही है। तो इन दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन होगा तो दोनों को पता होगा कि आजकल मार्केट में रेट क्या चल रहा है, उनके पास परफेक्ट नॉलेज होगी, वो प्राइस को इजीली एक्सचेंज कर पाएंगे। फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, ठीक है। आर फैक्टर्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल, सब फैक्टर्स को तकरीबन एक जैसा होना चाहिए और वो डिवाइड भी हो सकते हों। ये जप्शन हैं इसकी, कि आपने ये चीज़ें जूम करनी है। जब ये चीज़ें जूम करोगे देन योर लॉ विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज इट विल बी नॉन वैलिड। ऑल फैक्टर्स आर नेचुरल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आर नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग कैपिटल, ठीक है। आपके पास सारे फैक्टर्स जो हैं वो नेचुरल होने चाहिए। नेचुरल क्या है, अल्लाह इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ना, इट्स नेचुरल। लैंड जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, ये भी नेचुरल है। इंक्लूडिंग कैपिटल, कैपिटल को भी हम इसमें ही जूम करेंगे। कैपिटल इज़ नॉट अ मैन मेड कैपिटल, ठीक है। पैसा इंसान ने नहीं बनाया। दिस gave rise to many debates on how realistic this assumption is। तो इस assumption पे काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी किया गया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल assumption यही है कि जो कैपिटल है ये भी मैन मेड नहीं है हमारे पास, इंसान ने खुद नहीं बनाया। क्योंकि इंसान खुद कैसे बनाया, जब हम चीज़ें बेचते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। इवन दो आपने सुना होगा जो अपने आपके जो पेपर नोट्स हैं इनमें भी कॉटन यूज़ होती है। तो डेफिनेटली सारे जो हमारे पास जो हैं डेफिनेटली जितने भी इसमें हमारे पास प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं वो सारे नेचुरल ही हैं। तो ओवरऑल हम लोग कैपिटल को भी नेचुरल सोर्स ही कंसीडर करेंगे। टेक्नोलॉजी इज़ गिवन, इस लॉ के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो लाइक मॉडर्न मशीनरी हो, लेबर के पास स्किल्स हों, ठीक है। और टेक्नोलॉजी हर वो चीज़ जो आपका काम आसान बनाती है उसको आप टेक्नोलॉजी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू फैक्टर प्राइस। जितना भी हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ रहा है फैक्टर से हमारे पास फैक्टर प्राइस के इक्वल हो। जस्ट लाइक अगर हम लोग 10 रुपये में चीज़ बना रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग मतलब वो 11 में बेचें या 12 में बेचें, लेकिन उसकी जो फैक्टर प्राइसिंग है ना, उसका जो एक्सपेंस है वो रिकवर हो जाना चाहिए, ये कंडीशन है। is given by in the real factor markets। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू क्या है आपके पास, वेजेस। वेजेस किसके मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर है, ये एरो को देखिएगा ज़रा आप।
वेज, डब्ल्यू आपके पास वेज को शो कर रहा है, ठीक है। वेज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एम इज मार्जिनल, पी इज प्रोडक्टिविटी, एल क्या लेबर। और लेबर को मैंने आपको लेक्चर में बताया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाले लेक्चर में, कि लेबर का रिवार्ड क्या होता है, वेजेस। मजदूर को क्या मिलती हैं, तनख्वाहें। डिटरमाइनिंग इन द लेबर मार्केट, तो लेबर मार्केट की कंडीशन क्या होगी कि वेजेस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसी तरह कैपिटल मार्केट में बात करते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल शुड बी इक्वल टू आर। तो कैपिटल यहाँ पे सी के से शो किया जा रहा है। आर क्या है, कैपिटल का रिवार्ड मैंने को बताया था इंटरेस्ट, कैपिटल में मिलता है इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आर से शो कर रहा है। ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, कैपिटल मार्केट को, जबकि डी एंड एस ऑफ फैक्टर डिटरमाइन द फैक्टर प्राइस। नेक्स्ट हियर इज द डायग्राम, डिमांड फॉर फैक्टर्स बाय द फर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, लेबर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये जो आपके पास है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, सॉरी वर्टिकल एक्सिस ये है जो आपके पास लाइन खड़ी होती है जहाँ पे इसने क्वांटिटी ली हुई है, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास लेबर है। यहाँ पे आपको बेसिकली बताया ये जा रहा है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है एज मोर वेजेस आर टू बी पेड, और आउटपुट जो होता है वो भी इंक्रीज होता है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो। ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है, ठीक है, ये आपके पास है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि इतने पैसे आपके पास लग रहे हैं आपको चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। दो आप लोगों ने कर्व ड्रॉ किए हैं, कर्व ड्रॉ नेगेटिव इसीलिए हैं क्योंकि जितनी हमने क्वांटिटी बढ़ानी है उतना उस हिसाब से हमें लेबर को जो है वो फ्लक्चुएट करना पड़ता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है हमारे पास इसमें। अब यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को जब हम लोग बेटा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास पहले ये देखें, पहले क्वांटिटी ये थी, लेबर इंक्रीज करने से क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ी है, जहाँ पे 10 मजदूर एक दिन में एक घर बना रहे थे, लेट्स सपोज, ठीक है। अब अगर हमने 20 मजदूर कर दिए हैं तो वो जो घर है वो आधे दिन में बन जाएगा। तो लेबर जो है बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। आपके पास जो आपका ये सम अप है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का, ये कैसे निकला है, आपके प्राइस और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को ऐड करके। जैसे आप लोगों ने इसमें से इक्वेशन आप लोगों ने लर्न आउट कर लेनी है और आपको इस ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। फर्म इक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम से मुराद है कि एक जो फर्म है आपके पास वो कब तवाज़ुन में आती है, कब वो बैलेंस होती है। बेटा काइंडली अपना माइक जो है म्यूट कीजिएगा, जिसका भी ऑन है। फर्म जो है वो कब बैलेंस होती है, बेटा फर्म बैलेंस तब होती है जब वो जितने पैसे लगा रही हो ना उतने ही एटलीस्ट उसको आ रहे हो, तो वो अपने आप को ज्यूम करती है बैलेंस। सप्लाई का यहाँ पे उसने ड्रॉ किया हुआ आपके पास, ये देखो यहाँ पे आपके पास ये ए फर्म है, ये दो फर्म है, ये दोनों मार्केट्स में आपके पास, इसका लेबर L1 है, इसका लेबर L2 है, ये वेजेस पे कर रहे हो। अब लेबर ए या लेबर बी, वो फर्म एल में काम करें या फर्म टू में काम करें, फर्म वन में या फर्म टू में, दोनों का वेज रेट सेम है। एक कंपनी में भी उसको 15,000 महीने का मिल रहा है, दूसरी कंपनी में भी उसको 15,000 का मिल रहा है। तो ये क्या है, फर्म का इक्विलिब्रियम है कि आपकी जो लेबर, बेटा एरो के साथ साथ देखते जाइएगा, मैं चीज़ें को शो कर रही हूँ आपको। वेजेस जो होती हैं आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल होती हैं, बेशक वो फर्म टू में हो या फर्म वन में हो, ठीक है। अब दोनों का ये पोर्शन कौन सा, प्रॉफिट का, ये A% था, ठीक है, लेबर मार्केट वन में 2% था लेबर मार्केट टू में, लेकिन ये देखो वेज बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट बनी हुई है, यहाँ पे भी वेज उतनी है और यहाँ पे भी उतनी है, तो इट्स मीन आपके पास वेज रेट चेंज नहीं होगा। सेकंड कंडीशन आपके पास जो है, और सफिशिएंट कंडीशन जो है वो ये है कि VMPL आपके पास जो है वो डिक्लाइन करेगा। ये देखो पहले अपवर्ड किया मूवमेंट उसकी मैक्सिमम होगी और देन डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे को, तो इसकी कंडीशन ये भी है कि हम लोग कहेंगे फॉर्म इक्विलिब्रियम में तब होगी जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्लाइन हो रही होगी। नेक्स्ट इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मेन डायग्राम बेटा आपके पास रिटर्न, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, रिटर्न आपके पास तीन किस्म के होते हैं। रिटर्न कहते हैं वापसी को, जब आप किसी फ्रेंड को लोन देते हो, ठीक है, आप उससे पूछते हो कि जी आप मुझे वापस कब दोगे। अगर आप इसको लैंड दे रहे हो तो आप उससे पूछोगे कि जी इसके रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितने पैसे दिए जाएंगे, कितना किराया दिया जाएगा।
इसी तरह जब आप कैपिटल कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, आप उस बैंक में रखवाते हो तो आप उसका इंटरेस्ट रेट देखते हो। और जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने जा रहे होते हो, कोई भी तंजीम, तो आप उसकी उसका प्रॉफिट देखते हो कि जी प्रॉफिट इसमें से हमें कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो चार फैक्टर प्रोडक्शन है जिनका जो है रिटर्न आपको आना ज़रूरी होता है। आप रिटर्न की बेस पे ही इसको एवेल्यूएट करते हो। फर्स्ट वन इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वन, इक्वेशन इसकी वन है। यहाँ पे है राइट हैंड साइड आर एच एस आपके पास शो कर रहा है राइट हैंड साइड, और एल शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड। जस्ट लाइक इसमें आपके पास कंडीशन है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है आपके पास सम ऑफ फैक्टर इनकम के बराबर होनी चाहिए। जितने भी आप फैक्टर्स को इनकम पे कर रहे हो ना, आपके आउटपुट की वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है कि आपके पास दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। जब दोनों चीज़ें आपके पास बराबर होंगी तो ये आपके पास मार्केट में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न। इसके हमें नाम से पता लग रहा है कि इंक्रीजिंग में क्या होगा, आपके पास दोनों चीज़ों को जो है वो इंक्रीज करना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इंक्रीज क्या करेगा, आपकी अगर कॉस्ट इंक्रीज कर देती है, टी सी इज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा होती है रेवेन्यू से, तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू अर्न विल नॉट बी इनफ टू पे द फैक्टर्स इनकम। अगर आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कॉस्ट आपकी ज़्यादा है और रेवेन्यू आपका कम है, तो इन आपको जो है वो लॉस बेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। अब लॉस आपके पास कैसे आ रहा है, जब आपके पास पैसे आपके लग ज़्यादा रहे हैं आ कम रहे हैं, आपको तो नुकसान हो रहा है। और जो आपका नुकसान है वो आपको ये बता रहा है कि आप अपने बाकी फैक्टर्स को इनकम पे नहीं कर सकते। जब आप इनकम पे नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है। तो ये आपको बताता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिस्क्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपको ये बताता है कि आपका रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट। आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं और लग आपके पास कम रहे हैं, ठीक है। ये तीन कंडीशन है आपके पास। आप लोगों ने इसके लिए ये क्वेश्चन याद रखनी है। एक तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वन, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन, अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन। ओके, दीज आर थ्री कंडीशंस। इसके अलावा आप लोगों ने ये याद रखना है, इसमें आपके पास जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है वो आपके पास सम ऑफ फैक्टर इनकम के बराबर होती है। देन सेकंड पॉइंट में आपके पास जो टोटल कॉस्ट, सॉरी, फैक्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और सम ऑफ फैक्टर इनकम कम हो जाते हैं। आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे कम आ रहे हैं, लग ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो है वो इससे रिवर्स हो जाती है। Next is only if there are constant return to scale will be entire product will be exhausted when output is distributed to factor as per their marginal productivity। इन तीनों लॉज में से जो आपके पास एप्लीकेबल लॉ है वो है आपके पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, क्योंकि एक बिजनेस इक्विलिब्रियम में तब भी होगा जब वो जितने पैसे लगा रहा है उतने एटलीस्ट उसके पास आ भी रहे हों। तो ये आपके पास एक कंडीशन है प्रॉपरली इंपॉर्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की। नेक्स्ट आपके पास जो मेन डायग्राम इस क्वेश्चन की है वो ये है आपके पास। सैमुअल्सन हिक्स आपके पास इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने आपके पास ये थ्योरी जो थी बेसिकली द व्हील प्रेफरेंस थ्योरी भी इन्होंने ही प्रेजेंट की है। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका कहना था यहाँ पे जो आर एल आ रहा है लॉन्ग रन की बात कर रहा है। सबसे पहले होता है लॉन्ग रन के लिए दो चीज़ें समझें। लॉन्ग रन में आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है। ये उस लॉ के ऊपर ना क्रिटिसाइज कर रहा है बंदा सैमुअल्सन। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या होता है। मोस्टली इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि शॉर्ट रन जो एक साल के अंदर अंदर का ड्यूरेशन होता है ना उसको हम लॉन्ग रन कहते हैं, और एक साल से अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो उसको हम शॉर्ट लॉन्ग रन कहेंगे। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि 5 साल के अंदर अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट रन होता है, 5 साल से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो लॉन्ग रन होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि आपके पास जो आपका ट्रेड साइकिल होता है, मैंने आपको क्लास में सेकंड लेक्चर में बताया था ट्रेड साइकिल के चार फेजेस होते हैं आपके पास। बूम होता है, रिकवरी, रिसेशन और डिप्रेशन, ठीक है। तो ये चार फेजेस जो होते हैं, जब इकोनॉमी अपने एक फेज में होती है ना तो वो शॉर्ट रन में होती है, लेकिन अगर इकोनॉमी अपने दूसरे सॉरी दूसरे फेज में भी है तब भी वो शॉर्ट रन में, तीसरे में भी है तब भी फेज शॉर्ट में ही है, वो शॉर्ट रन इसको कहेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमी आपके पास चारों फेजेस पूरे कर लेती है देन इट विल बी ज्यूम एज इन लॉन्ग रन, ओके।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कर्व में बताया गया कि लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट और आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहाँ होती है। जब आप लॉन्ग रन में जो बिजनेस कर रहे हो तो ये एरो को देखिएगा प्लीज़। प्राइस आपके पास देखो, प्राइस आपके पास कांस्टेंट रहेगी, कीमतें आपके पास चेंज नहीं होंगी, कीमत आपके पास फिक्स रहेगी। आप अगर इस साल ये चीज़ इतने की बेच रहे हो, नेक्स्ट भी आप इतने की बेचोगे। ये आपके पास जो एवरेज रेवेन्यू होता है आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू से स्कोर होता है। रेवेन्यू कहते हैं आमदनी को। अगर आप कुछ और से ऐड भी कर रहे हो ना, पर आपकी प्राइस पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फ़र्क किसमें पड़ रहा है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में। एल आर लॉन्ग रन को शो कर रहा है। एवरेज कॉस्ट तो मोस्टली आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मार्जिनल कॉस्ट अपनी कॉस्ट में कुछ ऐड कर देते हो, अपना एक्सपेंस ज़्यादा कर देते हो, तो वो डेफिनेटली जो है वो मार्जिनल है, तो मार्जिनल आपके पास ज़्यादा ही आएगा। मार्जिनल का मतलब है एक्स्ट्रा। कर्व जो है वो ऊपर की तरफ मूव ऑन हो जाएगा इसका, लेकिन प्राइस पे फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपके पास लॉन्ग रन में जो है वो कंडीशन है। नेक्स्ट आपके पास अज्यूमिंग टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। वैसे भी टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितने हैं, 4, लेकिन हम लोग यहाँ पे जूम कर रहे हैं 2। ठीक है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा, के एंड एल। के इज़ कैपिटल एंड एल इज़ लेबर। और बेसिक दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है भी हमारे पास यही। कैपिटल को यहाँ पे के से शो किया हुआ है ना, एल इज़ फॉर लेबर। अज्यूम हमने किया है कि टोटल रेवेन्यू आपके पास टोटल कॉस्ट के इक्वल है। जितना आपके पास पैसा आप कमा रहे थे उतना ही आपके पास आ रहा है, ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। पी मल्टीप्लाई बाई क्यू क्या है, प्राइस और क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके बराबर हैं। या तो अपने रेवेन्यू को देख लो या कॉस्ट को देख लो, या आप अपना टोटल प्रोडक्ट देख लो, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू से टोटल प्रोडक्ट निकलता है। या आप वेजेस की लेबर देख लो, लेबर के साथ डब्ल्यू का साइन है। अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा कि लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। या तो डब्ल्यू एन लेबर की वेजेस, और के का आर मतलब कैपिटल का इंटरेस्ट रेट। इन सब चीज़ों में से हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास जो है वो कंडीशन इक्वल आ रही है। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में क्या होता है, ये तो हम लोगों ने टोटल डिफरेंस देखी है। अगर हम दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग जितनी चीज़ें हम लोग पैसे लगा रहे होते हैं उतना ही हमारे पास आ रहा होता है। टोटल प्रोडक्ट भी हमारा उतना होता है। लेबर के पास वेजेस जा रही होती हैं, कैपिटल को रेवेन्यू मिल रहा होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जो हमारे पास डब्ल्यू है, हमारी जो वेजेस हैं, इट शुड बी इक्वल टू वी एम पी एल, ठीक है। और वी एम पी एल या फिर हमारे पास इक्वल होंगी पी डॉट एम पी पी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोस्पेंट्स टू कंज्यूम। ये नई टर्म्स हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ेगी, आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेटा ये जो है बहुत डेप्थ में चली जाती है। इसलिए आप लोगों ने जैसे इसके नेम याद रखने हैं, आप लोगों को इनका स्टैंड फॉर पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन लर्न आउट करने के लिए वैसे ओवरऑल आपको बताया कि मार्जिनल प्रोस्पेरिटी से कंज्यूम होता है कि एक इंसान के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने पैसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब ये आपका डब्ल्यू की क्वेश्चन थी पूरी। इसी तरह आर की क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगी। वी एम पी पी। एल लेबर था क्योंकि डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का लेबर होता है। आर का क्या आ जाएगा, के। सिंपल क्वेश्चन और ऑटोमेटिकली अगेन सेम, एल और के। अब ये देखो दो क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं, ये है डब्ल्यू की और ये है आर की। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। अब ये क्वेश्चन जो आपने पकड़ी है पूरी, ठीक है, आपने क्या किया है, लेबर को लेबर एल वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, के को के वाले के साथ कर दिया। अब ये देखो ये तीनों चीज़ें इक्वल थी। हम लोगों ने इसमें से ये वाला प्रोडक्ट लिया है, एंड पे क्या था, एल। एल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस सिमिलरली के से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइडिंग बोथ साइड विद पी। पी को हम जब दोनों साइडों से काटेंगे, ठीक है, ये पी इस पी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पी इस पी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास पी डॉट एम पी पी था, ठीक है, वो बाहर वाले क्वेश्चन से आपके पास पी कैंसिल आउट हुआ, अंदर आपके पास जस्ट क्या बच गया, एम पी पी, मार्जिनल परसेंटेज कंज्यूम। ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट डाउन हो गई है, जो कि आपको रिलेट कर रही है। Thus, for a given price, if factors are paid according to their MPPS, the total payment to capital and labor would be equal to total revenue. जब आपके पास आपके जो कैपेसिटी है यूज़ करने की, वो आपके पास टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट जितना आप लगा रहे हो वो आपको इक्वली सेटिस्फाई कर रहा है, जितना उसमें फ़ायदा देना चाहिए था वो आपको उतना फ़ायदा दे रहा है। This is possible only at the lowest curve of LRAC, lower low long run average cost।
जहाँ पे आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होगी ना, वहाँ पे आपको फर्म बता रही है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सेटिस्फाई जा रहा है। देखो कॉस्ट आपकी जब कम होगी तब भी आपको सेटिस्फाई होगा ना कि आपके पास पैसे जो हैं वो कम लग रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है वो आज वो ज़्यादा रहा है, तो वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि जी यहाँ पे आपकी फर्म जो है वो बेहतर रहेगी। नेक्स्ट है एट दिस पॉइंट प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन इज सेटिस्फाइड एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अज्यूम अ लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे हमें किसी और प्रोडक्शन फंक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिमिलरली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपके पास ये बताती है कि 4 फैक्टर्स हैं, चारों फैक्टर्स को हम लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिकली यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल का रिवार्ड हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रेट, जबकि लेबर का रिवार्ड हमारे पास क्या है, वेजेस। दोनों के इक्वेशंस को हम लोगों ने देखा और आपस में एडअप किया। एडअप करके दोनों साइड में हमारे पास पी था, पी जो है पी से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एलसीएम आप लोगों को डेफिनेटली लेना आता होगा। तो जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता है, ये देखें यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आप लोग एलसीएम ले लेते हो। एलसीएम लेके आपके पास नीचे पी आएगा वैल्यू में, उसको आप लोग कैंसिल आउट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड से। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास तीनों के नाम ले। जो क्वेश्चन बचेगी वो किंजल मान बेटा माइक ऑन करो। ये आपके क्या पास दोनों जो है क्वेश्चन आ रही हैं, ठीक है। एट द एंड आप लोग ये ज्यूम कर लोगे कि जहाँ मैं महंगा पता नहीं क्या कोई। हम लोग उस एक्सपीरियंस को चूज करेंगे, क्योंकि उस एक्सपीरियंस को चूज करते हुए हम लोग जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या वो जो है उनके जल्दी आ नीचे, और अभी 10 घंटे बाद फ्रेश चलेंगे। किंजल फ्रेश मान चलेंगे घंटे बाद। उनकी जो है वो आप लोग जो है उनको उनका जो रिवार्ड है वो पे आउट कर सकोगे। बेटा इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? मैम ये एब्रीवेशंस थोड़ा दोबारा गाइड कर दें इनका। ओके बेटा। बेटा टी आर इज टोटल रेवेन्यू, टी सी इज टोटल कॉस्ट, पी प्राइस, क्यू क्वांटिटी, डब्ल्यू एंड एल एल की वेजेस, लेबर की वेजेस, के कैपिटल, आर इंटरेस्ट, कैपिटल को इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। डब्ल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली देन वेजेस आ गई हैं। अब यहाँ पर उसमें दो क्वेश्चंस आपके पास बनाई हुई हैं। वी एम पी एल आपके पास है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एंड नेक्स्ट आपके पास पी डॉट एम डबल पी है, पी प्राइस है आपके पास, ये मल्टीप्लाई हो रही है आपके पास एम पी पी से। एम पी पी आपके पास है मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट है आपके पास वी एम के, वी एम पी, ठीक है। अगेन आपके पास पी प्राइस है, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी से कंज्यूम है, ठीक है। आपके पास क्या किया जा रहा है, लेबर वाले प्रोडक्ट को आप लेबर वाले प्रोडक्ट के साथ मैच आउट करोगे और आपके कैपिटल वाले को कैपिटल वाले के साथ करोगे। दोनों में से पी कॉमन है, इस साइड पे आप पी को जो निकालोगे वो इस वाले पी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी कि आपको जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ कितने कितने यूटिलाइज करने चाहिए। जैसा एक लेबर है तो लेबर जो है वो कितना आपको जो है वो बेनिफिट दे रहा है, और इसी तरह कैपिटल है तो कैपिटल जो है आपको कितना जो है वो बेनिफिट दे रहा है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप एडअप करोगे और आपको जो है वो रिजल्ट्स का सम अप मिल जाएगा। बेसिकली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के साथ वी है ये आपकी वैल्यू को बता रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की वैल्यू कितनी है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वैल्यू कितनी है। जी बेटा किसी और का कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स मतलब आप लोगों को क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देती हूँ ताकि मुझे पता लगे आप लोगों ने पढ़ा क्या है। अलीना बेटा बताएं मार्जिनल क्या होता है? जो जो बताएगा जिसकी अटेंडेंस मार्क होगी। अलीना मार्जिनल बेटा। हाफिज फाबियान मार्जिनल। लगता है किसी ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगवानी। हसन अजीज, निदा मिर्जा। स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? अनम्यूट योर माइक्स। यस मैम। जी बेटा बताएं मार्जिनल क्या होता है? मैम मार्जिनल मींस लास्ट यूनिट या